हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गाइडली पर। माय नेम इज राखी एंड हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हमारे उन एग्जाम्स के लिए जहां पर हमसे ऐसे लेटर या प्रेसी पूछा जाता है। फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी राइटिंग में वो होता है कि किस तरीके के वर्ड्स का चुनाव, किस तरीके के वर्ड्स का यूज हम लोगों को करना चाहिए। तो चाहे आप ऐसे लिख रहे हैं, चाहे आप लेटर लिख रहे हैं, इन दोनों के लिए ही सही वर्ड चॉइस जो है वो बहुत जरूरी है। आपने पहले सही टॉपिक पिक कर लिया, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सही टॉपिक को पिक करने के बाद सेकंड काम होता है कि उसके ऊपर हमें कंटेंट क्या बनाना है, जिसके लिए आप अपने कुछ रफ पॉइंट्स लेंगे, आप उन्हें नोट करेंगे कि इसके ऊपर मैं आगे डिटेल में लिखूंगा या लिखूंगी। अब हमारा काम होगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जो भी डिमांड है, एग्जामिनर की जॉब जो भी डिमांड है, हमें उसी पॉइंट पर रेलेवेंट कंटेंट लिखना है। राइट। अब ये जो रेलेवेंट कंटेंट होता है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कैसे होता है? अब देखो, एक एक व्यक्ति है जिसने उसी पॉइंट के बारे में रेलेवेंट पॉइंट लिखे हैं। वही एक और व्यक्ति है जिसने भी सेम पॉइंट के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, एक टॉपिक के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पर दोनों में से एक के मार्क्स थोड़े ज्यादा हैं और दूसरे के मार्क्स थोड़े कम हैं। क्या क्या वजह हो सकती है, सोचो। पहला, राइटिंग बहुत एक्यूरेट है और जो फ्लो है वो बहुत अच्छा बना है। सेकंड, राइटिंग बहुत अच्छी है बट जो वर्ड्स है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है। अब जो प्रोफेशनल वर्ड्स होते हैं उनसे क्या होता है, उनसे जो हमारी राइटिंग होती है ना वो एक बहुत प्रोफेशनल साउंड करती है। जैसे अगर आप कभी भी देखोगे ना, कोई भी कंटेंट अगर आप लिखा देखते हो तो उसकी ना एक टोन तय होती है। ये जो टोन है, ये कैसे टोन है, इसके हिसाब से पता चलता है कि ये जो कंटेंट लिखा गया है वो इस वे में लिखा गया है। अगर ये टोन प्रोफेशनल आती है, न्यूट्रल आती है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपका एग्जाम तो इसी टोन में होना चाहिए। इस टोन को बनाने में हेल्प करते हैं हमें वर्ड्स, मतलब वोकैबुलरी। तो आज का सेशन है लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप गाइड बाय गाइडली विद मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। पेन और नोटबुक लेके बैठो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखे उसको जरूर से नोट कर लीजिएगा। ये सभी सेशंस और भी ज्यादा डिटेल में मैंने पढ़ाए हैं इस बैच में। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वीडियो कोर्स, जहां पे 30 से भी ज्यादा सेशंस है। फिर चाहे आप एसबीआई पीओ के लिए जा रहे हो, आईबीपीएस पीओ के लिए या यूआईआईसी एओ के लिए, किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपको कोई भी कंटेंट लिखने के लिए जिन भी रूल्स की जरूरत पड़ेगी, वो सारे रूल्स, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे एग्जाम्पल्स एंड बकायदा प्रैक्टिस भी है। इसमें प्रैक्टिस भी है जहां पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट एसेज एंड लेटर आपको खुद दिए हैं, जिन्हें आप पढ़ के उन्हें याद भी कर सकते हैं और आप एक वे को भी सीख सकते हैं कि कैसे लिखना चाहिए। ओनली इन 399 राइटिंग का कोड लगाओ, एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट भी है। इसके साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस सेट्स मिले हैं ओनली इन 199, जिसपे राइटिंग का कोड लगा के 12% का डिस्काउंट और पाया जा सकता है। 25 सेट्स हैं आईबीपीएस पीयू के लिए और 10 सेट्स है यूआईआईसीएओ मेंस के लिए। तो यहाँ पर आप अपना वर्ड काउंट देख सकते हैं, स्पेलिंग करेक्शंस देख सकते हैं एंड ग्रामर करेक्शन देख सकते हैं। इन सभी एग्जाम्स के पीओ के लिए आपके पास में सेट्स हैं। चलो, सबसे पहले बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है। अभी तक हम लोग वैसे उसी बारे में बात कर रहे थे, इस उसी बात को बढ़ाते हुए आगे की बात करते हैं। तो जो अच्छी राइटिंग होती है ना वो ऑब्वियसली एसेंशियल है। हमारा एक ही पर्पज है, हमारा पर्पज है हाई स्कोर। यही है हमारा अल्टीमेट पर्पस कि हमें अपना स्कोर अच्छा लेकर आना है। हमारा ऐसे सिंपल भी लगना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए और प्रोफेशनल भी लगना चाहिए। एंड सिमिलरली विद आवर लेटर, जो लैंग्वेज हम चुनते हैं वो ना केवल हमारे आइडियाज को कन्वे करती है, बल्कि हमारे प्रोफेशनलिज्म को भी शो करती है, हमारी क्लैरिटी भी और हमारी टॉपिक के प्रति अंडरस्टैंडिंग भी। इन सभी चीजों को मिलाने के बाद जो लैंग्वेज बनती है वो आपको बनानी है फॉर्मल एंड प्रिसाइज। आपका मेन टारगेट है कि मेरी राइटिंग फॉर्मल और प्रिसाइज होनी चाहिए। तो बेसिकली जब आप अपने एग्जाम में जाते हो, यू नीड टू शो द कमांड कि आप इस तरीके से लिखेंगे कि आपकी जो राइटिंग है वो अलाइन होनी चाहिए प्रॉपरली एक प्रोफेशनल टर्म में। गिव मी अ मिनट। सो सॉरी, यस। हाँ जी। तो हम लोग बात करते हैं कि जो भी हमारी फॉर्मल और प्रिसाइज राइटिंग होती है, ये टिपिकली ऐसी राइटिंग होती है जो हमारी कमांड दिखाती है और हमारा
स्टाइल शो करती है। अब इसके लिए किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे तो वन बाय वन पढ़ते हैं। बट उससे पहले आप खुद ये डिसाइड करो, ये मैं आपके लिए 2 राइटिंग्स को पढ़ रही हूँ, आप खुद डिसाइड करो कि दोनों में से ज़्यादा अच्छी साउंड क्या करता है। पहला है पॉल्यूशन के बारे में, दोनों दोनों ही हमारे ये पैराग्राफ्स हैं। Pollution is really bad for cities these days. It messes with the air, water, and even the soil. A lot of people are getting sick because of this, and it's tough for them to deal with. Something has to be done so people can breathe and live better. Let's read the other text. The another text says, pollution has become a severe issue in urban areas, adversely affecting air, water, and soil quality. As a result, a significant number of residents are experiencing health complications, which considerably impacts their quality of life. Immediate measures are required to ensure cleaner air and healthier living conditions. अगर आप अब यहाँ पे सोचो, तो जो पहले वाला था ना हमारा, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? फर्स्ट वाले में कुछ वर्ड्स हमने यूज किए हैं, जैसे कि बैड, जैसे कि हमने यहाँ पे बोला अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग सिक बिकॉज ऑफ दिस, और ये बहुत टफ है कि इससे डील कैसे किया जाए वगैरह वगैरह। इसमें ना एक तो स्मूथ ट्रांजिशन की कमी है। एक लाइन से जब दूसरी लाइन पे आप आ रहे हो ना, तो स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। दूसरा, इसकी जो वोकैब है, जैसे कि वर्ड्स बैड जैसे वर्ड्स ना, ये एक इम्पैक्टफुल मीनिंग नहीं दे रहा, एक इम्पैक्टफुल हमारे ऊपर सेंस नहीं दे रहा हमें। नाउ सी द वर्ड सीवियर। अब देखो सीवियर का मतलब होता है लाइक कोई भी चीज जो बहुत ग्रेव है, एंड पोल्यूशन एक बहुत सीरियस इश्यू है, इट्स अ सीवियर इश्यू। एंड यहाँ पर आप देखो एज अ रिजल्ट देखो, एडवर्सली देखो, ये ना बहुत ही अच्छे ट्रांजिशनल वर्ड्स है, ये ट्रांजिशन करते हैं। तो जब ट्रांजिशन होता है ना, तो फ्लो बहुत अच्छा होता है। और अगर फ्लो अच्छा है, यही हमारा मेन मुद्दा है, यही हमारा मेन मोटिव है कि हमारा फ्लो अच्छा बनना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जो प्रिसाइजली हमें बता रहा है वो कौन सा बता रहा है, यहाँ पर हमें और भी ज्यादा डिटेल्स मिलते हैं। तो विच पैराग्राफ कम्युनिकेट्स द प्रॉब्लम मोर प्रिसाइजली? ऑब्वियसली दिस वन, राइट? आपको अच्छी हवा मिलेगी, एक हेल्थियर लिविंग कंडीशन बनेगी। कब मिलेगी? ये तब मिलेगी जब इसके ऊपर अभी कुछ अच्छे मेजर्स लिए जाएं, इमीडिएट बेसिस पे कुछ अच्छे मेजर्स लिए जाएं। एक सीरियस इश्यू है जिसकी वजह से बहुत ही खराब रूप से इसके परिणाम आते हैं, जिसके लिए हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। तो ये थी हमारी इनफॉर्मल राइटिंग और ये थी हमारी फॉर्मल राइटिंग। आई थिंक नाउ यू ऑल अंडरस्टूड कि हमें एग्जाम में कौन सी राइटिंग को फोकस करना है, इस वाली राइटिंग। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज में फर्क क्या होता है? फॉर्मल लैंग्वेज हमेशा स्ट्रक्चर्ड होती है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये है, अगर आप एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पर जाते हो, तो जो कनेक्शन है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। कनेक्शन मतलब जो फ्लो है वो एकदम स्मूथ होना चाहिए, और फ्लो जितना स्मूथ होगा उतनी ही आपकी राइटिंग इम्पैक्टफुल बनती है। अगर आप एसेज को, जब हम छोटे थे ना, तो हम पॉइंट्स बना के लिखते थे, लेकिन जब बड़े हुए तो एसेज पैराग्राफ के फॉर्म्स में आ गए। पॉइंट से पैराग्राफ पे जब हम आए, तो ऑब्वियसली हमें अपने स्ट्रक्चर पे बहुत काम करना पड़ा, और यही काम आज भी आपको करना है। तो द प्रोफेशनल राइटिंग मस्ट बी विच इज एब्सोल्युटली स्ट्रक्चर्ड, प्रिसाइज एंड न्यूट्रल। एंड ऑफन इसे आपने न्यूज़पेपर्स में देखा है, और आपके एग्जाम में भी आपको यही करना है। किसी भी इंफॉर्मेशन को क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली पेश करना इज ऑल अबाउट फॉर्मल राइटिंग। इसमें कैजुअल एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए, और कोई भी पर्सनल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। इसी में अगर आप आ जाओ, पोल्यूशन इज रियली बैड फॉर द सिटीज दीज डेज। I feel, I hope we do something better. I think, according to me, all these phrases we will not be going with because they show personal things related to the content which we should avoid. तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी राइटिंग फॉर्मल होनी चाहिए। नाउ आई विल हेल्प यू ऑल कि क्या चीजें अवॉइड करनी है। पहली बात, हम कॉन्ट्रैक्शंस नहीं लिखेंगे। हम जो कॉन्ट्रैक्शंस लिखते हैं, आई कांट, आई वॉन्ट, आई शैंट, आई डिडंट, आई हैडंट, और दे डिडंट, दे आर, these we will not be using them, we will be using the full forms. हम लोग don't की बजाय do not लिखेंगे, I am की बजाय am की बजाय I am लिखेंगे।
So we will be avoiding contractions. Rule number 1. I hope everybody will remember, contractions use नहीं करेंगे. Casual and slangs use नहीं करेंगे. A lot of people say that, like the kid, like I have seen many guys do smoke nowadays. We are gonna feel, no, it's cool to have a good environment around you. Wow, it's awesome if we get a good environment. Okay, sort of problems, stuff, things, guy, these are the things we need to avoid, because ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे slangs होते हैं. When you want to say a lot of, say significant amount. When you want to say children, kids, use the word children. In the you know, as replacement of guys, use the word individuals. Cool की बजाय important, awesome की बजाय important. तो ये वो words हैं जो formal writing में include होने चाहिए. That is our rule number 2. जो informal phrases और idioms हैं, इनको भी हम लोग यहाँ पे अवॉइड करते हैं. ये कुछ वो idioms हैं जो कुछ ज्यादा ही बोले जाते हैं और ये एकदम आम हो चुके हैं, कॉमन हो चुके हैं, इनमें कोई न्यूनेस नहीं बची है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से, so, like, get in touch, give it a shot, a piece of cake, keep an eye on, get to the point, out of blue. तो अगर हम इन idioms का यूज करते हैं ना, तो क्या होता है, काफी बार ऐसा होता है कि ना हमें वो प्रॉपर सेंस नहीं मिल पाता है जो एक्चुअली मिलना चाहिए. अगर आप बोलो कि, जैसे कि अगर आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल गेट इन टच को आप बोलो कॉन्टैक्ट, गिव इट अ शॉट को आप बोलो अटेम्प्ट, out of the blue को आप बोलो unexpectedly, which sounds more formal, obviously second ones. तो आप straight forward word का यूज करो ताकि exactly वही सेंस दिया जा सके जो आपके मन में है. तो इस बात का आपको ध्यान रखना. That's rule number 3. Personal pronouns should be avoided for sure. I, me, you, we. हमारे essays mostly neutral और formal होते हैं, वहां पर आपको in person pronouns का यूज नहीं करना चाहिए. I have already talked you about, we have already talked about it. Excessive emphasis or emotional language. There was like, it's totally wrong. It's absolutely wrong. It's extremely wrong. It's a terrible idea. It's a fantastic thing to do. It's too awful. In words का use हमें नहीं करना है. Rather than we will be saying, if we do that, yeah, if such policies are made, then significant impact can be observed. That's the line we should be using. It can be a, there can be a huge impact. Notable, अब देखो notable का मतलब वही है कि जो दिख रहा है, जो आप नोट कर सकते हो, है ना, जो शो हो रहा है. तो अमेजिंग की बजाय नोटेबल का यूज करेंगे, क्योंकि ये वर्ड पता है क्या है ना, ये वो वर्ड्स हैं जिन्हें आप अपनी चैटिंग में, अपने डेली कम्युनिकेशन में, कॉन्वर्जेशन में यूज कर रहे हो. लेकिन अगर यही वर्ड्स आपकी राइटिंग में भी आ जाते हैं, तो ये नहीं पता चलता कि आपको ज्यादा फॉर्मल चीजों का ज्ञान है कि नहीं है. तो ये सब के साथ में जो राइटिंग बन जाती है ना, वो पर्सनल पर्सनल टच ज्यादा देती है rather than प्रोफेशनल टच. कैजुअल ट्रांजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए. वेल, सो, एनीवे, बाय द वे, जस्ट, यू नो, लाइक, ये सब कैजुअल ट्रांजिशन, इसे हम बातों में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी लास्ट ट्रिप थी मनाली के लिए. हम लोग वहां पे गए, हमने बहुत घूमा क्योंकि ये फैमिली ट्रिप थी. तो हमने कुछ फैमिली स्पोर्ट्स भी किए. वेल, बात को खत्म करते हुए, नहीं, दैट इज ऑब्वियसली ये पर्सनल जा रहा है, ये इनफॉर्मल टोन है, ये फॉर्मल नहीं है. लेकिन जब किसी भी टॉपिक के बारे में फॉर्मली हम लोग होते हैं, देयरफॉर, सो, फर्दरमोर, बाय द वे, फॉर इंस्टेंस यूज करिए, बाय द वे के लिए फर्दरमोर यूज कीजिए, लाइक के लिए फॉर इंस्टेंस बोलिए, सो के लिए देयरफॉर बोलिए. ये वो वर्ड्स हैं जो क्या करेंगे, आपकी राइटिंग को और भी ज्यादा फॉर्मल बनाएंगे. तो हम रिप्लेस करेंगे सो को देयरफॉर के साथ, बाय द वे को फर्दरमोर के साथ, like को for instance के साथ में. Similarly with vague words and phrases, the things are same. Thing, stuff, a lot of, kind of, sort of, somewhat, a bunch of, ये वो terms है जिन्हें हम क्या करते हैं, जिन्हें हम अपने, अभी मैं आपको explain कर रही हूँ, I can use this kind of stuff, है ना, ये बोलना है. मेरे बोलने से आपके लिए चीजें easy हो जाएंगी. If I use very difficult language while I'm explaining you,
like substantial progress we'll be seeing in the upcoming sessions. No, my purpose is not to teach in a very complex way. It should not be that. My purpose is to teach in very clear way, in very understandable way, but you need to learn these things when you are going to write. When I write the emails, I don't use the words like kind of, sort of, stuff, guy. Absolutely not. I use the formal words, and this is what you need to do. So a lot of progress is going to be there? No. A significant progress, a substantial progress can be seen. इस तरीके की चीजें हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं. Overly direct questions to the reader. Do you think? Have you ever wondered? Can you imagine? Wouldn't it be great if? ऐसा नहीं है कि आप इनसे पूछ नहीं सकते हो. कि काफी बार ऐसा होता है कि लोग एसेज लिखते हैं तो वहां पे क्वेश्चन लिखते हैं ताकि वो क्यूरियोसिटी मिले, उसे रीड करने में बहुत क्यूरियस लगता है, रीडर का एंगेजमेंट बढ़ता है. बट ओवरली नहीं होना चाहिए. जैसे कि आपने बोला हैव यू एवर वंडर्ड, इससे भी बेटर फ्रेज हो सकता है इट इज वर्थ कंसिडरिंग. इट इज वर्थ कंसिडरिंग. तो इसमें भी बहुत बुराई तो नहीं है, आई वुड से, बट हाँ, इससे बेहतर ऑप्शन ये हो सकता है. तो ऑलवेज गो फॉर द बेटर वन. इमोजीज एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स तो ऑब्वियसली आपको पता है, इमोजीज तो हम लाइक यूज ही नहीं कर सकते हैं, बट ये आपके फ्यूचर के ज्ञान के लिए भी है. When you will be in the office and you will be writing emails, don't go with the emojis in your प्रोफेशनल टर्म. ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल टर्म के लिए नहीं होती हैं. अननेसेसरीली हमें चीजों को ऐड नहीं करना चाहिए. Similarly, one very important thing, like nowadays, the generation, the apps, like actually the Gen Z is going with a lot of abbreviations. Like if I see the chatting, when a very junior person chats with me, these abbreviations like SF, LOL, and there are lots of बढ़ती जा रही है वो. Even sometimes I genuinely ask, what is the meaning of this one? And then they explain me. So these things we need to avoid. काफी सीनियर्स लिखते हैं FYI और EOT like end of day, but अभी आपको इन चीजों को इंक्लूड नहीं करना है. अब बात करते हैं कुछ ऐसे, मैं आपको जनरल सेंटेंसेस दे रही हूँ जिन्हें आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, जिसे अलग अलग तरीके के टाइप के एसेज में यूज किया जा सकता है. ठीक है, ये इंट्रोडक्शन सेंटेंसेस हैं. In today's fast-paced world, एक टॉपिक का नाम लिखिए, has become increasingly relevant. For example, if you want to write about AI, so in today's fast-paced world, AI has become increasingly relevant. Sounds good? Yes? कितना formal sound कर रहा है ना? The significance of cannot be overstated as it affects various aspects of society. तो कोई भी टॉपिक का नाम जो सोसाइटी वाले जो सोशल इश्यूज से रिलेटेड हो यहाँ पे आ सकता है. One of the most pressing issues in modern society is, यहाँ पर भी, the topic of has generated considerable debate over recent years. This essay will explore the different facets of and examine its potential impact. For example, new AI tool. तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपके पास होते हैं नोट करने के लिए, लेकिन आपको ये नहीं समझ पाता कि मैं कैसे स्टार्ट करूं. तो दीज आर द स्टार्टर्स. ये क्या है? ये हैं आपके लिए बेहतरीन स्टार्टर्स जिनका आप यूज करके अपने ऐसे को इंट्रोड्यूस कर सकते हो. ट्रांजिशन करने के लिए क्या करें, एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाने के लिए क्या करें. मोर इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट, अब जो भी आपका पॉइंट है. फर्दरमोर, पॉइंट का नाम लिखो, हाईलाइट्स द नीड फॉर, और जो भी सॉल्यूशन और चेंज आपको चाहिए. इन एडिशन टू द अपोमेंशन पॉइंट्स, नया पॉइंट लगाओ यहाँ पे, डिजर्व्स अटेंशन. Another essential aspect to consider is, अपना पॉइंट लिख दो. Consequently, it becomes clear that, और जो भी रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस आया है वो लिख दो. ये बने बनाए हैं, बिल्कुल बने बनाए आपको मिल रहे हैं, बस इसमें आपको वर्ड्स ही पुट करने हैं. तो ये है ट्रांजिशन कैसे करते हैं. How to conclude, how to summarize. In conclusion, while presents challenges, it also offers opportunities. For example, in conclusion, while getting more AI tools, presents challenges, it also offers opportunities. या फिर जैसे आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे डिजिटलाइजेशन लिख सकते हैं. तो ऐसी कोई भी चीज जो
अच्छी हो और उसमें चैलेंजेस भी आ रहे हैं। तो सम अप रिमेन्स अ कॉम्प्लेक्स इश्यू विद मल्टीपल डिमेंशंस। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे डाउरी सिस्टम पे बात कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे किसी भी ऐसे सिस्टम के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि अगर रूरल एरियाज़ में कंप्लीटली आपको वहाँ पे डिजिटाइज़ेशन को लाना है, तो बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स इश्यू तो मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। Ultimately, addressing requires a balanced approach that considers all perspectives. Given the evidence presented, it is reasonable to conclude that, therefore, it's crucial for society to take action and address for a better future. For example, जैसे कि हमारा पोल्यूशन वाला टॉपिक आ गया, तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे फॉर्मल लेटर जब आप लिख रहे होते हो, तो अगर कंसर्न्स या कंप्लेंट्स हैं आपके तो आप कैसे लिख सकते हो? आई एम राइटिंग टू फॉर्मली रेज़ अ कंसर्न रिगार्डिंग द द मैटर या फिर द कंडीशन इन माय कॉलोनी या फिर द वेस्ट मैनेजमेंट इन आवर सिटी। तो बहुत सारे टॉपिक्स पे आप यहाँ से लिख सकते हो क्योंकि कंसर्न है ना। अनफॉर्चुनेटली आई हैव एनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम विद which I hope you can help resolve. So I have a problem with the headphones I recently bought from the portal or from the website, जो कि अब काम नहीं कर रहा है। आई एम डिसअपॉइंटेड विद, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट, आपने कोई सर्विस लिया, आई एम डिसअपॉइंटेड विद द रीसेंट सर्विस ऑफ आरओ। आरओ की आपने सर्विस ली, आपने इंस्टॉलेशन लिया आपने फ्रिज का, तो कुछ भी आपने लिया एंड रिक्वेस्ट एन इमीडिएट सॉल्यूशन टू एड्रेस इट। I trust you will look into this matter seriously as it has caused considerable inconvenience. I hope this matter will receive your immediate attention given the impact it has had on जो भी आपकी सिचुएशन है। तो ये कंसर्न वाले लेटर्स हैं। अगर पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तो कैसे लिखें? आई वुड अप्रिशिएट इफ you could provide me with further details on जो भी आपका सब्जेक्ट है। Could you kindly assist me in resolving जो भी issue है at your earliest convenience? I would be grateful if you could look into this matter as soon as possible. I kindly request that you consider my application for जो भी position है या फिर कोई भी अगर benefit है, for example you wanna apply for senior manager तो आप यहाँ पे for senior manager लिख सकते हैं। I would like to request an update on the status of कोई भी issue या request जो आपने की है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। How to close, तो closing statement के लिए please feel free to contact me or if you need any additional information. I look forward to your swift response on this matter. Thank you for your time and I await your reply with great interest. I look forward to a positive response and hope for a timely resolution. Or please let me know if there is anything else I can provide to assist in resolving दिस मैटर। आप देखोगे ना बेटा, ये सारे के सारे बहुत 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 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं एंड बिलीव मी, बस इनको याद कर लो, इसी के ऊपर प्रैक्टिस कर लो, आप बहुत शानदार लिख कर आओगे, बहुत बहुत शानदार, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। ये वो लिस्ट है जिससे वो कैब में आपको यूज करना है। ये मैं बता रही हूँ रामबाण है, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र है ये आपके लिए। इसको जरूर से नोट कर लीजिए, ठीक है? तो राइट इट डाउन। वर्ड इंपॉर्टेंट की जगह पे लिखिए सिग्निफिकेंट, एसेंशियल, क्रूशल, वाइटल। शो की जगह पर लिखिए डेमोन्स्ट्रेट, इलस्ट्रेट, रिवील, इंडिकेट। जहां पे गुड लिखना है वहां पे लिखिए बेनिफिशियल, एडवांटेजियस, फेवरेबल, इफेक्टिव। बैड लिखना चाहते हो तो लिखो डेट्रीमेंट, हार्मफुल, एडवर्स, अनफेवरेबल। स्टार्ट की जगह पे लिखिए इनिशिएट, कमेंस, बिगिन या लॉन्च। एंड की जगह पे लिखिए कंक्लूड, टर्मिनेट, कंप्लीट या फाइनलाइज। हेल्प की जगह पे लिखिए आई नीड योर असिस्ट, आई नीड योर असिस्टेंस, आई नीड योर सपोर्ट, एड या फैसिलिटी। मेक की जगह पे लिखिए क्रिएट, डेवलप, फॉर्मुलेट, एस्टेब्लिश। नीड को रिप्लेस कीजिए रिक्वायर से, नेसेसिटेट से, डिमांड से या कॉल फॉर से। गेट की जगह पे लिखिए ऑब्टेन, अक्वायर, रिसीव या गेन। यूज की जगह पे लिखिए एम्प्लॉय, यूटिलाइज, अप्लाई या इम्प्लीमेंट। बिग जहां लिखना चाहते हैं वहां लिखिए सब्सटेंशियल, सिग्निफिकेंट, लार्ज, ह्यूज, मेजर। स्मॉल की जगह पे लिखिए मिनिमल, मॉडेस्ट, लिमिटेड, माइनर। फिक्स की जगह पे लिखिए रेक्टिफाई दिस, रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। लिखिए अमेंड दिस या लिखिए करेक्ट दिस। थिंक अगर कहना चाहते हैं तो लिखिए दैट द गवर्नमेंट शुड कंसिडर, रिफ्लेक्ट,
contemplate or ponder, deal with, address, manage, tackle, handle. शो की जगह पे लिखिए exhibit, display, present और illustrate. एंड फाइंड आउट की जगह पे लिखिए discover, determine, ascertain और learn. ये वो वर्ड्स हैं जो आपकी राइटिंग को बनाएंगे बहुत शानदार. ट्राई की जगह पे लिखिए अटेम्प्ट, एंडेवर, स्ट्राइव या परस्यू. आइडिया की जगह पे लिखिए इट कैन बी लाइक ये पर्सपेक्टिव है जो कि बहुत अच्छा हो सकता है. नोशन, कॉन्सेप्ट, थॉट. प्रॉब्लम को रिप्लेस कीजिए इश्यू, चैलेंज, कॉम्प्लिकेशन या ऑब्स्टेकल के साथ में. इजी की जगह पे सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एफर्टलेस, अनकॉम्प्लिकेटेड. हार्ड या डिफिकल्ट की जगह पे चैलेंजिंग है, डिमांडिंग है, आर्डुअस है या कॉम्प्लेक्स है. इनफ की जगह पे सफिशिएंट, एडिक्वेट, एम्पल या सूटेबल. फास्ट की जगह पे क्विक, स्विफ्ट, रैपिड या एक्सपेडिशियस. स्लो कहना चाहते हैं तो ग्रेजुअल लिखिए, डेलिबरेट लिखिए, मेजर या मॉडरेट लिखिए. चीप है तो इनएक्सपेंसिव है, अफोर्डेबल है, इकोनॉमिकल है या कॉस्ट इफेक्टिव है. एक्सपेंसिव है तो कॉस्टली है, हाई प्राइस्ड है, प्रीमियम है, एग्जॉर्बिटेंट है. रॉन्ग है तो इनएक्यूरेट है, इम्प्रॉपर है, इनकरेक्ट या मिसगाइडेड. और राइट है तो अप्रोप्रिएट पहला वर्ड, सूटेबल दूसरा, एक्यूरेट और करेक्ट तीसरा या चौथा. ये जो मैंने आपको रिप्लेसमेंट्स दिए हैं ना, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए. और मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल इस चीज़ के लिए मतलब गारंटी ले रही हूँ कि इस राइटिंग के साथ में आप बहुत अच्छा लिखेंगे. और यही हमारा एम भी होना चाहिए कि हमें, अगर हम गुड है ना, अगर हम गुड हैं तो हमें बेटर पे पहुँचना है. और अगर हम बेटर पे आ रहे हैं तो हमें बेस्ट पे पहुँचना है. बिकॉज़ हमारा एम है कि हमारा परफेक्शन दिखना चाहिए एग्ज़ाम में जाके. तो गुड से बेटर पे आइए, बेटर से बेस्ट पे आइए, तभी एग्ज़ाम में जाके परफेक्शन बनेगा, आएगा. हमने क्या-क्या सीखा, एक क्विक रिकैप करते हैं. हमने सीखा कि हम कोई भी इन जो भी हमारी टोन होनी चाहिए वो होनी चाहिए एकदम फॉर्मल. हम इनफॉर्मल राइटिंग को नहीं लिखेंगे, इसलिए हम अवॉइड करेंगे कुछ वर्ड्स को, कुछ स्लैंग्स को, कुछ फ्रेजेस को जिनसे राइटिंग बनती है क्या, इनफॉर्मल. कॉन्ट्रैक्शंस नहीं लिखेंगे. अगर मुझे लिखना है कि गवर्नमेंट डजंट सपोर्ट तो हम लिखेंगे गवर्नमेंट डज नॉट सपोर्ट, डू नॉट सपोर्ट. जो भी हम लिखना चाहते हैं हम उसे पूरा फुल वर्ड में लिखेंगे. और हम वर्ड का एक फॉर्मल वर्ड लेना ज़्यादा चूज़ करेंगे. जैसे आप बोलते समय बहुत सिंपल वर्ड्स लेते हो. आपको किसी को बोलना है कि आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप बोलते हैं यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल. बट अगर आप कभी कोई अगर लिखता है तो वो लिखता है रेविशिंग. तो रेविशिंग वर्ड लिखने के लिए बहुत अच्छा है, बट बोलते हुए हम उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं ना. हाँ, बोलते हैं पेपर बहुत थोड़ा-सा मैम हार्ड आया था। लिखते हैं तो हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स था, डिफ़िकल्ट था। तो ये जो वर्ड्स चॉइस है, चॉइस ऑफ वर्ड्स, ये बहुत मैटर करती है. तो आप ये प्रॉमिस करेंगे कि ये जो मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं, आप इन्हीं वर्ड्स को ही अपने एग्ज़ाम में और अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करेंगे. क्योंकि हम जैसी प्रैक्टिस करेंगे, वैसा ही हम एग्ज़ाम में लिख कर आएँगे. इस बात को कहीं नोट कर लो, याद कर लो कि जैसी प्रैक्टिस होती है एग्ज़ाम भी वैसा ही होता है. हम अगर देखो एक ये अगर आप बॉडी में हेल्दी खा रहे हो ना, तो आपकी एनर्जी भी हेल्दी होती है. लेकिन अगर आप डेली जंक खाने लगोगे ना, तो आपकी जो बॉडी है ना वो ऐसी ही हो जाएगी जैसे जंक फूड होता है, बेकार होता है तो बॉडी भी बेकार हो जाएगी. अभी नहीं होगी तो आने वाले टाइम में पता चलेगा हमें, है ना? सिमिलरली हम जिस पैटर्न में प्रैक्टिस करते हैं ना, हमें वही पैटर्न याद हो जाता है. अगर आप क्वांट्स करते हो, तो आपको सर हमेशा पहले फुल बताते हैं पूरा कि ना ये इसका मेन मेथड है. फिर सर या मैम आपको क्या बताते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं. बट सर और मैम आपको ये भी बोलते हैं कि शॉर्ट ट्रिक जो है ना, वो शॉर्ट ट्रिक ही है, वो हर सवाल पे नहीं लग सकती. बट आप इन्हें मैक्सिमम पे लगा के अपना टाइम सेव कर सकते हो. और एग्जाम में आप एक्यूरेसी का ज़रूर से ध्यान रखो. तो वो कहते हैं कि कॉन्सेप्ट एंड शॉर्टेज दोनों की प्रैक्टिस करो. सिमिलरली विद इंग्लिश, आपकी जैसी प्रैक्टिस रहेगी ना, आपका ऐसा ही एग्जाम में आउटकम आएगा. अगर अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी उसी इंग्लिश की जो आपको आती है, जो सिंपल वर्ड्स आप यूज करते हो, जिन्हें आप बोलने में यूज करते हो, तो नो, हाउ यू विल बी स्कोरिंग मोर मार्क्स देन द अदर वन. आपका टारगेट है मुझे इस साल एग्जाम क्रैक करना है, मेरा कोई भी लेवल कहीं पर भी मिस नहीं होना चाहिए. तो लेवल सबके निकलेंगे.
वह सबके नहीं निकलेंगे, उसी के निकलेंगे जो बहुत मेहनत करेगा, जो लास्ट तक खड़ा रहेगा, जो लास्ट तक अड़ा रहेगा इस बात पे कि हाँ, मुझे इस बार का पेपर निकालना है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कौन-कौन सी वर्ड्स को यूज़ करके अपनी राइटिंग को चेंज किया है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।